पर्यावरण शिक्षा यूनिट 1। पर्यावरण की मौलिक अवधारणा तथा प्रकृति। बीएड सेकेंड ईयर। लॉन्ग आंसर नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पर्यावरण के विभिन्न प्रकार। दोस्तों अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे देखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? विवेचना कीजिए। पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण को विस्तार से समझाइए। इसमें देखते हैं उत्तर में। इसमें लिखा है पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 देखें। इसमें हमने एक वीडियो बना दी है जो कि उत्तर नंबर 1 है, वो देख लेना। अब देखते हैं इसमें पर्यावरण के विभिन्न प्रकार। पर्यावरण के तत्वों का विभाजन अनेक प्रकार से किया गया है। मुख्य रूप से पर्यावरण 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें बताया है कि मतलब पर्यावरण है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें आगे देखते हैं। एक है प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण। दूसरा देखते हैं मानव निर्मित अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण। पहले में इसमें हम देखते हैं प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं जैविक अजैविक 2 प्रकार के पर्यावरण सम्मिलित हैं। फिर आगे इसमें देखते हैं जैव मंडल आता है इसमें पर्यावरण में, यानी इसमें देखा कर कौन। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 प्रमुख अंग हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है। यानी जीव मंडल आता है और स्थल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, जल मंडल आता है। पहले मतलब ये देखते हैं इसमें जीव मंडल। हमारे चारों ओर जो जीवित जगत है उसे हम जीव मंडल कहते हैं। इसे अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला देखते हैं इसमें प्राणी मंडल, दूसरे में देखते हैं वनस्पति मंडल। प्राणी मंडल में हम इसी प्रकार के पशु पक्षियों तथा मनुष्य को सम्मिलित करते हैं। वनस्पति मंडल में सभी प्रकार की छोटी बड़ी वनस्पतियों को सम्मिलित करते हैं। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार संपूर्ण विश्व में करीब 10 लाख प्रकार के प्राणी तथा 3 लाख प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। ये सब भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख अंग का जी क्या गया। भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख अंग का निर्माण करते हैं। इसमें देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख अंग निम्नलिखित चार्ट में प्रदर्शित हैं। आगे इसमें ये चार्ट हम देखते हैं। जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण, जीव मंडल आता है, स्थल मंडल आता है, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल में देखते हैं धरातल के अवतलित क्षेत्र महासागरों से ढके हैं। जलीय क्षेत्र धरातल के लगभग 71% पर विस्तृत हैं। जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग स्थल मंडल है। इसमें धरातल का लगभग 29% भाग आता है। इस स्थल मंडल में 3 परतें हैं। पहली परत भूपृष्ठ की है तथा धरातल से इस परत की गहराई 100 किलोमीटर है। इस परत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ और शैलें समाई हुई हैं। इस भाग का औसत घनत्व 2.7 है। दूसरी परत को उपाचय मंडल कहते हैं जिसकी गहराई स्थल मंडल के नीचे
200 किलोमीटर तक है तथा जिसमें सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की अधिकता है। तथा इसका औसत घनत्व 3.5 आंका गया है। तीसरी परत को परिणाम मंडल कहते हैं, जो पृथ्वी का केंद्र मंडल है और कठोर धातुओं से बना हुआ है, जिसमें निखिल धातु एवं लोहे की अधिकता है तथा इसका औसत घनत्व 3.9 आंका गया। मानव के अधिकांश कार्यकलाप स्थल मंडल की ऊपरी सतह तक ही सीमित हैं। अभी स्थल मंडल की संपूर्ण जानकारी करना संभव नहीं हो सका है। स्थल मंडल मूलतः मिट्टियों तथा शैलों से निर्मित है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। पहले हम देखते हैं मिट्टी देखते हैं। इस मिट्टी भूतल पर मिलने वाले पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो शैलकणों एवं वनस्पति का सड़ा गला अंश भी मिला होता है। मानव जीवन मिट्टियों से बहुत प्रभावित होता है। मिट्टी की उपयोगिता में परिवर्तन के साथ मानव इतिहास भी परिवर्तित होता रहा है। जिस देश में उपजाऊ मिट्टी होती है उस देश के निवासी सफल कृषक होते हैं, और जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है वहाँ के निवासियों की कृषि के अलावा आजीविका के दूसरे साधन खोजने पड़ते हैं। कणों की संरचना की दृष्टि से मिट्टियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। चीका मिट्टी, पहले हम देखते हैं चीका मिट्टी। इस मिट्टी के कण बहुत ही बारीक होते हैं तथा इसमें वायु तथा प्रकाश सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं कर पाते, इसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, इसीलिए इसे चीका मिट्टी कहते हैं। इसमें अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की शक्ति तथा क्षमता होती है। बलुई मिट्टी, इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं और उसके बीच में पर्याप्त स्थान होता है। इसमें चिपचिपे पदार्थ का अभाव होता है। वर्षा होने पर पानी इसमें शीघ्र समा जाता है, किंतु वायु तथा प्रकाश की सरलता से प्रवेश के कारण जल बाष्प बनकर शीघ्र उड़ जाता है। रेगिस्तानी प्रदेशों में बलुई मिट्टी की अधिकता होती है। दोमट मिट्टी, इसमें कण न तो मोटे होते और न ही बारीक हो। इसके कणों के बीच में इतना स्थान होता कि वायु तथा प्रकाश पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं तथा जल सरलतापूर्वक समाकर पर्याप्त समय तक विद्यमान रहता है। वास्तव में इस दोमट मिट्टी में चीका व बलुई दोनों ही मिट्टियों के गुण पाए जाते हैं। यह मिट्टी कृषि हेतु बहुत उपयुक्त है। गंगा, यमुना, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानों और तटीय प्रदेशों तथा नदियों के डेल्टा प्रदेशों में दोमट मिट्टी की अधिकता होती है। किसान मिट्टी की उपयोगिता को अच्छी प्रकार समझते हैं तथा वे इसे बहने से रोकने के लिए खेतों के चारों ओर मेड़ बना देते हैं, परंतु आजकल वनों की कटाई से मिट्टी के कटाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसीलिए सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शैलें, भूपृष्ठ की रचना करने वाले सभी पदार्थों को शैल कहा जाता है, जो अनेक खनिजों के सम्मिश्रण से बनते हैं। खनिज विभिन्न रासायनिक तत्वों ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, कैल्शियम, एल्यूमीनियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि के योग से बनते हैं। संरचना तथा निर्माण प्रक्रिया के आधार पर शैलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरी शैल।
कायांतरित शैल आगे देखते हैं इसे। अग्नि शैल पृथ्वी के पिघले हुए पदार्थों अर्थात लावा के ठंडे होकर ठोस हो जाने से इन शैलों का निर्माण हुआ है। इसीलिए इन्हें प्रारंभिक शैल भी कहा जाता है। इसमें परत नहीं होती तथा ये रवेदार होते हैं। इसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता। ग्रेनाइट, ग्रेनो आदि अग्नि शैलों के उदाहरण हैं। भवन निर्माण, सड़क तथा अन्य निर्माण कार्य में इसका अत्यंत महत्व है और इसमें सोना, चांदी, तांबा और लोहा आदि अनेक मूल्यवान खनिज भी मिलते हैं। अवसादी शैल गर्मी सर्दी वायु व वर्षा के प्रभाव से जब अग्नि शैलें कमजोर होने लगती हैं तो उनके कण वायु तथा जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं और कालांतर में एक कण परतदार परत एकत्रित हो जाते हैं तथा ऊपरी दबाव और रासायनिक क्रिया के प्रभाव से ये परतें अवसादी शैल के रूप में निर्मित हो जाती हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चाक, चिकनी मिट्टी, डोलोमाइट आदि अवसादी शैल हैं। वे मुलायम तथा प्रवेश्य होते हैं और परतें इसमें साफ दिखाई देती हैं, जिनमें प्राणियों एवं वनस्पति के अवशेष भी पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि इन अवसादी शैलों में ही मिलते हैं। भूपटल पर 75% भाग इन्हीं से निर्मित होने का अनुमान है। कायांतरित शैल पृथ्वी के आंतरिक भाग की गर्मी और दबाव से अग्नि तथा अवसादी शैल एक अन्य प्रकार की शैल में परिवर्तित हो जाती हैं जिसे कायांतरित शैल कहते हैं। चिकनी मिट्टी का स्लेट बन जाता है। चूना पत्थर का संगमरमर बनना, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट बनना, ग्रेफाइट से हीरा बनना एवं कोयले से ग्रेफाइट बनना आदि कायांतरण के कारण के ही उदाहरण हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा का सैकड़ों किलोमीटर तक मोटा आवरण है, इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु का यह घेरा पृथ्वी को जकड़े हुए है तथा धरातल से इसकी ऊंचाई साधारणतः 800 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन खोजों के बाद यह ऊंचाई 1300 किलोमीटर आंकी गई है। वायुमंडल में भी अनेक परतें होती हैं जिनमें वायुमंडल का यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, जिनमें है पहली है परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल मुख्य है। वायुमंडल का 99% भाग नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों का बना है और 1% में अन्य सभी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन, नियोन आदि भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं तथा हल्की गैसें ऊपरी भाग में। इन गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल कण भी विद्यमान रहते हैं। वायुमंडल अदृश्य होती है लेकिन इसमें भार होता है, इसीलिए धरातल के समीप वाली वायु दबाव डालती है, जिसके कारण धरातल के समीप वायु का घनत्व अधिक पाया जाता है तथा ज्यों-ज्यों धरातल से ऊपर उठते हैं वायु का घनत्व कम होता जाता है। जलमंडल
पृथ्वी के समस्त जलीय भागों को जलमंडल कहते हैं, जिसमें सागर तथा महासागर शामिल हैं। भूपटल के 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर थल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल का विस्तार है। यद्यपि यह सभी महासागर के रूप में है, लेकिन इन्हें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और उत्तरी ध्रुवीय महासागर नामक 4 भागों में बांटा जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा तथा ऊपरी ध्रुव महासागर सबसे छोटा है, यानी उत्तरी ध्रुव महासागर सबसे छोटा है। जैव मंडल ने मानव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रभावित किया है। महासागर ही थल भाग पर वर्षा के मुख्य स्रोत हैं। इसमें मछली, मोती, नमक और अन्य उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं तथा व्यापक पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित भूदृश्य होता है, जिसमें मानवीय निवास गृह, आवागमन के साधन, सिंचाई के साधन, परिवहन और संचार के साधन, आर्थिक क्रियाकलाप, श्रम विभाजन, खेत, मील तथा कारखाने, बैंक, बीमा संस्थान, साहित्यिक, वानिक एवं राजनीतिक संस्थान आदि शामिल हैं। मानव एवं क्रियाशील इकाई हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण की प्रत्येक क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों से भी प्रभावित ही नहीं होता, लेकिन अपनी शक्तियों, प्रक्रियाओं से पर्यावरण के तत्वों को प्रभावित, नियंत्रित तथा परिवर्तित भी करता है। इसीलिए मानव अपनी शक्तियों और क्रियाकलापों से प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर जिस नवीन पर्यावरण का निर्माण करता है, उसे सांस्कृतिक पर्यावरण अथवा मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार मानव एक ऐसा केंद्रीय कारक है, जो प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों से प्रभावित होता और पुनः अपनी शक्तियों और क्रियाओं से अधिकाधिक लाभ हेतु प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाता है। जैसे किसी यूरोपीय ठंडे देश ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन या जर्मनी आदि का परिवार भारत में आकर दक्षिण में तमिलनाडु के किसी मैदानी भाग में निवास करने लगता है। यहाँ पर उन्हें जलवायु बहुत ही गर्म लगेगी तथा ग्रीष्म काल में सूर्य तप भी असह्य मालूम पड़ेगा। इस असह्य गर्मी से बचने के लिए इस यूरोपीय परिवार को कुछ कृत्रिम साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे वातानुकूलित कमरों तथा प्रशीतक का प्रयोग। उन्हें ऊनी वस्त्रों की अपेक्षा सूती वस्त्र पहनने होंगे तथा धूप से बचने के लिए छतों को उपयोग में लाना होगा। इस प्रकार उन्हें भाषा, सांस्कृतिक एवं अन्य रीति रिवाजों को सीखना होगा। अतः इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि मानव अपने क्रियाकलापों एवं बुद्धि बल के प्रयास से प्राकृतिक पर्यावरण का शोषण करता है अथवा इसका रूप परिवर्तित कर उसे अपने अनुकूल बनाता है, जिसे प्राकृतिक अनुकूलन कहते हैं। इसे ही मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम।